हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर बच्चों चल रहा था, स्टार्ट हमने किया था उच्चतम और निम्नतम चैप्टर हमारा हमने स्टार्ट किया था। बच्चों इसमें जो हमने काफ़ी चीज़ पढ़ लिया था, किसे उच्चतम कहते हैं, किसे निम्नतम कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ पढ़ा था, स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम। ठीक है, कि जो अपने एरिया में सबसे बड़ा है, अपने एरिया में सबसे छोटा है। ठीक है, स्थानीय उच्चतम और निम्नतम निकालने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा था, वो था प्रथम अवकलज परीक्षण। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकालते थे। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए क्या हमने पढ़ा था, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हम ये करते थे कि जो भी फलन दिया होता था उसका क्या कर लेते थे, अवकलन कर लेते थे। ठीक है, जो फलन दिया है, ठीक है, उसका क्या कर लेते थे, अवकलन कर लेते थे। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी फिर से थोड़ा सा, बहुत क्योंकि ये रिवाइज में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें जो बताना है, ठीक है ना, जो अभी नई चीज़ में बताऊँगा तो तुम्हें दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करना होगा। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, मतलब उसका अल्टरनेट मेथड है, जो हम नया वैकल्पिक मेथड आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ इन शॉर्ट कि हम क्या करते थे, कोई फलन दिया होता था उसका अवकलन करते थे। अवकलन करने के बाद जो भी आता था उसको हम किसके बराबर रखते थे, शून्य के बराबर। क्यों रखते थे, क्योंकि हम ऐसा करने से हमें क्रांतिक बिंदु मिलते थे। ठीक है ना, तो हम जैसे शून्य के बराबर रखते थे, इससे हमें क्रांतिक बिंदु मिलते थे। मतलब क्रांतिक बिंदु वे बिंदु होते थे जहाँ पर फलन का मान उच्चतम या निम्नतम में से कुछ हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नति परिवर्तन बिंदु भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली सामान्यतः उच्चतम या निम्नतम आता है। ठीक है, और फिर हम उसे जब चेक करते थे, ठीक है, तो प्रथम अवकलज परीक्षण का यूज करते थे। तो बच्चों यहाँ तक का तो जो प्रोसीजर है, ठीक है ना, कि क्रांतिक बिंदु निकालने वाला, वो द्वितीय अवकलज परीक्षण जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए यहाँ तक का प्रोसीजर सेम है। मतलब क्रांतिक बिंदु उसमें भी निकालना है, क्रांतिक बिंदु इसमें भी निकालना है। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे चेक करने के लिए हम प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग करते हैं, कि जैसे -1 पे चेक करते हैं, -1 से थोड़ा सा पहले वाली संख्या, -1 से थोड़ा सा बाद वाली संख्या हम, ठीक है ना, हम यहाँ पे रख देते हैं, f' में रखते हैं, उसका चिन्ह देखते हैं कि धन से ऋण आ रहा है कि ऋण से धन आ रहा है, इसलिए इसको प्रथम अवकलज परीक्षण कहते थे। ठीक है, क्यों कहते थे प्रथम अवकलज परीक्षण, क्योंकि हम ये जो बाद में चेक कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत में क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए तो प्रथम अवकलज को शून्य के बराबर रखना, वो तो द्वितीय अवकलज परीक्षण में भी रखना है। ठीक है, लेकिन इसको प्रथम अवकलज परीक्षण कहने का मेन जो कारण था वो था, हम जो बाद में जो चेक करते थे, बाद में हम ये चेक करते थे ना कि जैसे -1 है, तो -1 से थोड़ी सी कम संख्या, -1.1, उस पर हम इस f' को चेक करते थे। हम किसको चेक कर रहे थे, f' को। हम किसका चिन्ह चेक करते थे, f' का, प्रथम अवकलज का चिन्ह चेक करते थे ना, इसलिए इसको परीक्षण को बोलते थे प्रथम अवकलज परीक्षण। ठीक है, अब जो द्वितीय अवकलज परीक्षण है उसमें हम थोड़ा सा ये चीज़, हम प्रथम अवकलज है जो उसका चिन्ह चेक हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ना इस तरीके से चेक करेंगे कि उससे एक पहले वाली संख्या पे चेक करना है, उसके थोड़ी सी बाद वाली संख्या पे चेक करना, फिर देखना कि चिन्ह कैसे बदला। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें हम करते थे। नेक्स्ट जो बच्चों आज हम पढ़ने जाते हैं वो है द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय अवकलज परीक्षण जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है। ठीक है ना, प्रथम में जो दिक्कत होती है ना, कि हमें जो संख्या लेनी है उससे थोड़ा सा पहले वाली, उससे थोड़ा सा बाद वाली, फिर रख के देखना, तो वो वाली समस्या से हमारा सॉल्यूशन इसमें हो जाता है। ठीक है, देखो क्या करते हैं हम, स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम परीक्षण के लिए द्वितीय अवकलज परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन वही है एक तरीके से, ठीक है ना, लेकिन अब कौन सा वाला है, तरीका हमारा बदल गया है। ठीक है, हम थोड़ा एक आसान तरीके को लाए हैं। तो क्या होता है, यदि f' इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं, f' को 0 रखते और f" इज लेस देन 0। तो अगर हम क्या करें, इस बार द्वितीय अवकलज निकालेंगे और जिस बिंदु पे हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो उसका मान अगर क्या हो, किसका, सेकेंड डेरिवेटिव का, मतलब द्वितीय अवकलज जो हम निकालेंगे, 2 बार अवकलन कर लेंगे, सीधा उस बिंदु को ही रख देंगे और सीधा देखेंगे उसका चिन्ह क्या है। अगर चिन्ह लेस देन जीरो का मतलब हो गया नेगेटिव, चिन्ह अगर क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है बच्चों, तो वो उच्चतम का बिंदु होता है। फिर से मैं तुम्हें बता दूं, कंफ्यूज मत होना, चिन्ह नेगेटिव मतलब ऋण आता है तो उच्चतम का बिंदु होता है, ध्यान रखना, और उसका हम स्थानीय उच्चतम मान FC आ जाता है। ये तो तुम्हें पता ही है उच्चतम मान क्या कैसे निकालते हैं, वो हम किसमें रख देते हैं, फलन में उस बिंदु को रख देते हैं। ठीक है, और यदि डबल डेरिवेटिव जो है उसका मान क्या आ जाए या उसका चिन्ह क्या आ जाए, मान भी नहीं निकालते,
ठीक है ना, चिन्ह से ही पता चल जाता है। उसका चिन्ह अगर धनात्मक आ जाए तो बच्चों वो निम्नतम का बिंदु आता है। तो बस इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें तुमने क्या समझा, इसे मालूम है तो मैं इससे ही समझा देता हूँ, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन मैं पीछे वाला अगर मैं दिखाता हूँ, जैसे इसमें तो क्या कर रहे थे, क्रांतिक बिंदु ये हमने निकाले क्या है -1 और 1 ना, तो ये तो अभी भी निकालें, लेकिन उसके बाद हम क्या करते थे -1 पे जैसे हमने जब चेक कर रहे थे तो -1 से थोड़ी सी कम संख्या ले रहे थे, फिर -1 से थोड़ी सी ज़्यादा संख्या ले रहे थे, वो यहाँ पे रख के चिन्ह चेक कर रहे थे, दो चिन्ह चेक करें। अब ऐसा नहीं करते बच्चों, अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसका एक और बार अवकलन करते हैं क्योंकि इस बार डबल डेरिवेटिव है ना, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो बिंदु पूरा का पूरा -1 है ना, इसी को रख देते हैं उसमें, ना इससे पहले वाले को रखते हैं ना इससे बाद वाले को रखते हैं, बिंदु को ही रख देते हैं। किसमें, इसके द्वितीय अवकलज बिंदु को ही रख देते हैं, ना पहले वाले को रखते हैं ना बाद वाले को, पूरे बिंदु ही रख देते हैं और चिन्ह देख लेते हैं। अगर चिन्ह धनात्मक होता है तो क्या आता है, निम्नतम मान, और अगर ऋणात्मक होता है तो उच्चतम। तो ऐसे, और इस वजह से थोड़ा सा आसान पड़ता है क्योंकि हमें ना उससे पहले वाली संख्या निकालनी है ना थोड़ी सी बाद वाली निकालनी है, और दो बार चिन्ह हमें नहीं निकालना। अब हम इसको बच्चों एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले एक चीज़ लास्ट, क्या कि अगर जो डबल डेरिवेटिव है वो, अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लो, क्या अगर डबल डेरिवेटिव मैंने तुम्हें बताया कि उसका चिन्ह क्या आता है, ऋणात्मक, तब तो वो क्या आता है, उच्चतम बिंदु, ठीक है ना। अगर धनात्मक आता है तो क्या आता है, निम्नतम बिंदु आता है। लेकिन अगर सोचो कि ना ऋण आए ना धन आए, जीरो आ जाए, ठीक है बच्चों, अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तो उस केस में यह परीक्षण असफल हो जाता है और हमें कौन सा परीक्षण करना पड़ता है, पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण करना पड़ता है, तब उससे हमें दोबारा से करना पड़ता है, ठीक है। तो ये केवल उस केस में जबकि द्वितीय अवकलज परीक्षण में हम वैल्यू रखें वो न प्लस आए न माइनस आए बल्कि जीरो आ जाए, तो ये फेल हो जाता है बच्चों, फिर ये परीक्षण फेल हो जाता है, फिर हमें प्रथम अवकलज परीक्षण करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने पहले क्वेश्चन कराए थे बच्चों वो भी इससे हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले उदाहरण 32 देखते हैं। ये फलन दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम प्रथम अवकलज से भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या इसका थोड़ा सा कोई शॉर्ट में है, तो वह है द्वितीय अवकलज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या तरीका होता है, जो फलन होता है उसका अवकलन करते हैं, वो एक बार अवकलन करेंगे, ठीक है ना, एक बार अवकलन करना ही करना है तुम्हें। और वैसे भी तुम्हें पता है कि अवकलन तो तुमको वैसे भी करना है, क्यों, क्योंकि तुम्हें उसका दो बार अवकलन करोगे तो उसके लिए एक बार तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ों का तुम्हें बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या चीज़ें, देखो सबसे पहले तो ये है कि जब हम इसका अवकलन करेंगे ना, एक बार अवकलन कर लिया, 4 × 12 x3, 4 × 12 x², 12 दूनी 24 x + 12 का 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें इसे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है ना, ठीक है। तो इसके बाद इसका क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फैक्टर भी करने पड़ेंगे, तभी तो 0 के बराबर रखोगे तो तब x के मान निकलेंगे। उसके फैक्टर कर लेते हैं, ये घात 3 है ना, एक कोई बात नहीं, फिर भी इसका फैक्टर करना काफ़ी आसान है, घात 3 होने के बावजूद भी, ठीक है। इसलिए आसान है क्योंकि 12 का अवकलन किया तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यानी कि x कॉमन आ रहा है, इस वजह से क्वेश्चन आसान हो रहा है। अगर यहाँ पे अगर प्लस कोई संख्या 5, 6, 7 कुछ होती ना, तब ये थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन हो जाता है कि इसके फैक्टर कैसे करें, x की घात 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1, 2, 3 कोई भी संख्या आ जाती तो अभी ये संख्या ही हट गई, तभी तो हम x कॉमन ले पा रहे हैं, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिलहाल हम x कॉमन ले पा रहे हैं, x के अलावा और क्या कॉमन ले पा रहे हैं, 12 भी कॉमन आ रहे हैं, तो 12x कॉमन ले लिया, कितना बचा, x² + x - 2, इसके हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्टर आ गए इसके। अब क्रांतिक बिंदु के लिए, ये जैसा कि मैंने बताया था, चाहे द्वितीय अवकलज हो या प्रथम अवकलज, दोनों में क्रांतिक बिंदु के लिए हम f' को 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x के मान कितना आ गया, 0, 1 और -2, यानी कि ये 3 बिंदु बच्चों ऐसे हैं। क्रांतिक बिंदु का मतलब होता है कि ऐसे बिंदु जिन पे फलन का मान उच्चतम हो सकता है, निम्नतम हो सकता है, ठीक है, या नति परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी केस में, लेकिन ज़्यादातर स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम निकलने के जो चांस होते हैं वो इन्हीं बिंदुओं पर होता है। तो इन तीनों पे हम चेक करेंगे, लेकिन इस बार प्रथम अवकलज परीक्षण नहीं है, ठीक है। प्रथम अवकलज परीक्षण में देखो कितनी दिक्कत होती है, 0 से थोड़ी पहली संख्या लेते, 0 के थोड़े से बाद वाली लेते, फिर f' में रख के उसका चिन्ह देखते हैं, ऐसे ही हम 1 से थोड़ा पहले वाली लेते हैं, 1 के थोड़ा बाद वाली,
-2 से थोड़ा पहले वाली, -2 के थोड़ा बाद वाली। लेकिन बच्चों अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम द्वितीय अवकलज करें तो सबसे पहले तो डबल डेरिवेशन कर देना। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना द्वितीय अवकलज करते हुए, ठीक है। किस चीज़ का ध्यान रखना, तुम देखो यहाँ पे जब द्वितीय अवकलज हमने निकाला, ठीक है, द्वितीय अवकलज प्रथम अवकलज जब निकाला हमने, तो हमने यहाँ पे तो निकाला ही, उसके बाद बच्चों इसके फैक्टर भी कर दिए यहाँ पे, तो किए ना, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सा ये तो बेनिफिट होगा, इसको जब 0 के बराबर रखा तो एकदम से हमारे वैल्यूज x की निकल गई, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -2। लेकिन सोचो अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करें और यहाँ से करना शुरू करें, क्योंकि ये तो f' की वैल्यू तो मिली हमें, ठीक है, ये f' की वैल्यू है। तो तुम सोचो कि f' मिल गया, इसका एक और बार अवकलन कर लेते हैं। लेकिन जरा ये चीज़ भी ध्यान रखो कि कहाँ से करें जो हमें बेनिफिट हो। ये भी f' है, ये सारे f' हैं, ठीक है ना। ये था स्टार्टिंग में f' है, और ये वाला उसके फैक्टर करने के बाद है। सोचो अगर इसका अवकलन करोगे तो तुम्हें कितनी दिक्कत होगी, तुम्हें गुणा वाले रूल लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। पहला फलन इसको मान लो, इसको दूसरा, इन दोनों को मिलाकर फिर 2 बार गुणा वाला लगाना पड़ेगा, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा क्या है कि जब पहला फलन का अवकलन तुमने यहाँ पे किया ना, तो दोबारा जो अवकलन करोगे तो इसका करो, ठीक है ना। इसका अवकलन बहुत इजीली हो जाएगा, इसका अवकलन बड़े टफ तरीके से होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि इसका अवकलन करने में लगते। तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन कर देना। दोबारा से अवकलन कर रहे हैं ना डबल डेरिवेटिव, तो इसका करो। 12 तियां 36 x², 12 दूनी 24, x की घात 1 और -24 गुणा x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अवकलन हम करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि वो फैक्टर केवल क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हमने किए थे, ताकि क्रांतिक बिंदु निकल जाए, ठीक है। बाकी तुम्हें डबल डेरिवेटिव तो स्टार्टिंग का ही कर लेना है, ठीक है। जैसे ही तुमने ये किया इसका द्वितीय अवकलज, इसमें कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो वो ले लेते हैं, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है इस बार, 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है, हमने ले लिया। इसके बाद बच्चों जैसा कि मैंने तुम्हें बताया डबल डेरिवेटिव वाले में क्या होता है, जो 3 बिंदु मिले थे, अब तुम्हें क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं पे यहाँ पे रख के चिन्ह चेक करना है, ठीक है ना। मान लो सबसे पहले x बराबर 0 है, इस पे हम चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे x बराबर 0 रख देंगे, ठीक है ना। इसमें ये हो गया f', ये आया ना हमारा, ठीक है, ये आया। तो हम यहाँ पे x बराबर 0 रख देते हैं, यहाँ पे भी 0 रख देते हैं, कितना है -2, 12 गुणा -2 -24। तो इसका चिन्ह देख लेते हैं क्या है, नेगेटिव। ऐसे हम x बराबर 1 रखते हैं, ठीक है ना, 1, तो कितना है 36, कितना है पॉजिटिव, और x बराबर -2 रखते हैं तो कितना है 72, ये भी क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि x बराबर 0 किसका बिंदु है, न्यूनतम का, अधिकतम का, स्थानीय उच्चतम का बिंदु है कि स्थानीय निम्नतम का। तो नेगेटिव का मतलब हो गया ये x बराबर 0 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ये स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि स्थानीय निम्नतम का बिंदु। तो ये 2 स्थानीय निम्नतम के निकले, x और 1, ठीक है ना। ये निम्नतम के बिंदु है, और जो जिसका नेगेटिव आया साइन वो उच्चतम का बिंदु है। तो ये इजीली हमने देख लिया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्थानीय तथा मान ज्ञात कीजिए। देखो मान पूछा था, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करना। तो बिंदु नहीं पूछा था, मान पूछा था। तो मान ज्ञात करना तो बड़ा आसान है। क्या करते हैं, इनको हम कहाँ पे रख देते हैं, इनको f(x) जो सबसे शुरू में f(x) दे रखा था ना, वहाँ पे हम रख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x = 1 और x = -2, ठीक है ना। फलन के स्थानीय निम्नतम के बिंदु हैं, ठीक है, बताया ना मैंने, क्योंकि ये धन है ये भी धन है। तो ये दोनों बिंदु x बराबर 1 और x बराबर -2 स्थानीय निम्नतम के बिंदु हैं, ठीक है। अब हम स्थानीय निम्नतम के, ये तो बिंदु आए, हम मान निकालना चाहते हैं। तो x बराबर 1 और x बराबर -2 पे हम मान निकालना चाहते हैं ना। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए जो ये हमें स्टार्टिंग में फलन दिया ना बच्चों, f(x) = ये दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये बिंदु रख लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो x बराबर 1 रख देना हम, तो x बराबर 1 रखेंगे, जो 3x की घात 4 करके दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से f1 का मान 7 आएगा। यहाँ से पता चल गया कि बिंदु x = 1 पे फलन का जो निम्नतम मान है वो 7 है, ठीक है। फिर ऐसे हम -2 पे भी रख देंगे फलन का मान, तो वो निम्नतम स्थानीय निम्नतम मान कितना है, -20 आ गया, ठीक है। और x = 0 जो था, ठीक है ना, उस पर कितना आया था, नेगेटिव ना। इसका मतलब है x = 0 पे फलन का स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है ना। तो स्थानीय उच्चतम मान निकालने के लिए हम फलन में रख देंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ से स्थानीय
मान 12 आ गया। ये स्थानीय उच्चतम, ये निम्नतम मान था, ये भी स्थानीय निम्नतम मान था। ये दो तो निम्नतम है, ठीक है ना, स्थानीय निम्नतम मान है, ठीक है। ये स्थानीय उच्चतम मान है। तो बच्चों स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय निम्नतम मान हम कैसे निकालते हैं, वो बिंदु को हम फलन में रख देते हैं। जो सबसे स्टार्टिंग में फलन एफ दिया होता है ना, वहाँ पे रख देते हैं तो सिंपली निकल जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। ये थोड़ा मेथड उससे ईजी है, नहीं तो उसमें हमें धन से ऋण हो रहा है, ऋण से धन हो रहा है, ऐसा कुछ देखना पड़ता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। केवल एक बार चिन्ह हमें देखना पड़ता है, वो भी सेकेंड डेरिवेटिव का। इसके बाद बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, उदाहरण 33। ये दे रखा है फलन, इसका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये फलन दे रखा है, इसको हम अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। अवकलन कर लिया हमने, इसमें 6 कॉमन आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इसका फैक्टर करो तो ध्यान दो, ये x-1 का होल स्क्वायर, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टर करो तो x-1 गुणा x-1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रांति बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस बार एक ही बिंदु मिला है, ठीक है ना, एक ही बिंदु मिला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम इसका एक और बार अवकलन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि इसका अवकलन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इस बार तो इसका अवकलन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 6 दूनी 12 x-1 इतना ही तो आएगा, लेकिन यहाँ भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। 6 दूनी 12x और माइनस 12x का 12, ठीक है। तो ये द्वितीय अवकलज करके आ गया। तो इस बार तो बिंदु एक ही है, तो एक ही बिंदु पे तो हमें इसका चिन्ह चेक करना। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रखा x बराबर 1, तो तुम देखोगे यहाँ पे शून्य आ गया बच्चों, मतलब ना धन आया ना ऋण आया। तो ये वो वाला केस हो गया जो मैंने थर्ड वाला बताया था कि जब ना धन आया ना ऋण आया। इस केस में क्या होता है बच्चों, ये द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। और हम कौन सा अवकलज करते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण करते हैं। तो बच्चों इसके बाद इसका प्रथम अवकलज करना, और प्रथम अवकलज मैं करा चुका हूँ पहले ही, दरअसल ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। ये 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है, ठीक है। उदाहरण 30 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये हमने किया था इस तरीके से। फिर हमने इस वाले को प्रथम अवकलज परीक्षण से किया था, तो ये कौन सा निकला था, नति परिवर्तन बिंदु निकला था ना। इसका मान प्लस से नेगेटिव हुआ ना नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, बल्कि इसका मान पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, बाईं तरफ भी पॉजिटिव था, दाईं तरफ भी पॉजिटिव था। तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्रथम अवकलज परीक्षण करते हैं। तो ये एग्जैक्ट उदाहरण 30 तुम कर दोगे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड बच्चों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तुम करोगे। अभी हम बच्चों बीच में कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब 31 तक मैंने क्वेश्चन फिलहाल अभी उदाहरण करा दिए बुक के, ठीक है ना, 31 तक करा दिए। तो अभी मैं फिलहाल कुछ क्वेश्चन बीच से छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये इसके बाद कराऊंगा मैं, ठीक है, कराऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन छूट रहे हैं ना, वो क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से, मतलब शाब्दिक जो कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। तो उन्हें हम सब एक साथ ही क्वेश्चंस को करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लो, ठीक है। क्या है, एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान, ठीक है। संवृत जानते हो तुम, संवृत को हम ये भी बोलते हैं, और सामान्य भाषा में बंद अंतराल, ठीक है ना। ऐसा कुछ ऐसा वाला रहता है ना जो, ठीक है, ये ब्रैकेट रहता है, ये हिंट के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया बंद अंतराल ऐसा, ठीक है। तो बंद अंतराल में तुम जानते हो क्या करते हैं, इधर वाली वैल्यू को भी लिया जाता है और इधर वाली को भी लिया जाता है। जो अंत्य बिंदु होते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, उनको भी हम लेते हैं, ठीक है। तो एक समृद्ध अंतराल में अगर कोई फलन दे रखा है ना, कुछ इंटरवल में दे दिया, अभी तक जो फलन दिए थे वो कोई अंतराल नहीं था ना उनका, मतलब जो अभी तक फलन थे वो तो ऐसे ही थे कि पूरी वास्तविक संख्याओं में या जो भी उसका प्रांत था उसमें परिभाषित थे, कोई स्पेशल नहीं दिया था कि यहाँ से यहाँ तक बाउंड कर दो, ठीक है ना। तो ये होता क्या दरअसल बच्चों, इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये है, तो इसमें ये होता है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी को ऐसे करके मैंने बाउंड कर दिया मान लो, ठीक है ना, और थोड़ा सा ऐसे मैंने इसको, ये फलन तो आगे तक जा रहा था, इधर भी आगे तक जा रहा था, मैंने इसको बीच में ब्रेक कर दिया, तो यहीं पे स्टॉप कर दिया, यहाँ पे भी स्टॉप कर दिया, और मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे इस फलन का क्या बताना है, उच्चतम और निम्नतम मान बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, इस बार क्या करते हैं हम, इसमें
और दूसरा इसमें कि स्थानीय नहीं पूछ रहे, स्थानीय नहीं कह रहे, इस बार मतलब बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा बताओ। तो उस केस में बच्चों हमें जब ये भी निकालना होता है ना, तो इस केस में सबसे पहले तो हम देखते हैं स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम वाले जो मान होते हैं उनमें से तो आंसर हो ही सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इस बार बच्चों को कि वो फलन को हमने काट दिया है, कहीं पे कट कर दिया है, तो अब ये जो एंड पॉइंट है इन पे भी फलन सबसे उच्चतम या निम्नतम हो सकता है। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे अभी ये सबसे जो फलन है सबसे उच्चतम इसी बिंदु पे है, यहाँ पे देखो इससे ऊंचा और कोई नहीं है। ऐसे ही निम्नतम भी इसी बिंदु पे है ना, एंड पॉइंट पे ही है। तो जब भी तुम्हें बंद अंतराल में ठीक है ना, बंद अंतराल ध्यान रखना, बंद अंतराल, खुला नहीं, बंद अंतराल, बंद अंतराल में कोई भी फलन का अगर तुमसे निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालने के लिए कहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो मैं अब बताऊंगा। ठीक है, निरपेक्ष क्या का मतलब क्या हुआ? निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि तुम्हें सबसे हाईएस्ट वाला मान, सबसे ज़्यादा वाला चाहिए। अभी तक तुम 2-2, 3-3 आंसर आ रहे थे ना तुम्हारे, मतलब 2 स्थानीय उच्चतम आ जा रहे थे ना तुम्हारे। अभी तक स्थानीय मतलब केवल लोकल में जो सबसे बड़ा है, लोकल में सबसे छोटा, उसकी बात हो रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा, चाहे वो यहाँ से आए चाहे वो एंड पॉइंट में आए। ठीक है, इसको करने का बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ध्यान रखना, ना तो प्रथम अवकलज लगाओगे तुम, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ये हम इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है, हम लगा लेते हैं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है इसमें। प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज जो मेथड है, ठीक है ना, विधि, ये हम ना ये लगाई जाती है ना ये लगाई जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रथम अवकलज परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण, दोनों के दोनों नहीं लगाने तुम्हें बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर तुम इसको लगाते हो तो अपना टाइम वेस्ट करते हो तुम, ठीक है। अगर तुम ये बताने की कोशिश करो कि प्रथम अवकलज या द्वितीय लगाया और हम बता दिए कि यहाँ पे स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम, वो तुम तभी लगाओगे जब तुमसे स्थानीय पूछा गया। अभी स्थानीय तो पूछा नहीं है, अभी टोटल में उच्चतम और निम्नतम पूछा है, या अभी निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम पूछा है। ठीक है, प्रथम अवकलज या द्वितीय अवकलज का प्रयोग करोगे केवल स्थानीय निकालने के लिए, ठीक है। तो निरपेक्ष, और खासकर मेन चीज़ है कि ये जो बंद अंतराल वाला है, ठीक है ना, ये चीज़ इस पे ज़्यादा नोटिस करना। खाली उच्चतम और निम्नतम भी पूछा है तो भी प्रथम द्वितीय अवकलज थोड़ी देर के लिए चेक कर सकते हो, लेकिन अगर बंद अंतराल दे दिया ना तो तुम्हें फिर प्रथम और द्वितीय अवकलज तो बिल्कुल देखना ही नहीं है, ठीक है। बंद अंतराल दे दिया तो कैसे करते हैं इसमें, देखो इसके करने का स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो, ठीक है ना, हमें पता ही कैसे करते हैं। अवकलन करते हैं, उसे शून्य के बराबर रखते हैं, उससे बिंदु मिल जाते हैं, क्रांतिक बिंदु, ठीक है। उसके बाद के स्टेप ये होते हैं प्रथम और द्वितीय अवकलज निकालने वाले ना, लेकिन वो हम अब छोड़ देंगे, ठीक है। क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लिए, ठीक है। ये वो बिंदु जहाँ पे फलन का मान उच्चतम या निम्नतम हो सकता है, लेकिन अभी मैंने बताया कि अभी ये पॉइंट भी ऐसे हैं जिन पे फलन का मान उच्चतम या निम्नतम हो सकता। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि अंतराल के अंत्य बिंदु भी लीजिए। मतलब हम क्या करते हैं, जो इसके एंड पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये भी ले लेते हैं। क्रांतिक बिंदु तो थे ही और ये भी थे। अब हम इन दोनों बिंदु मतलब क्रांतिक बिंदु भी और अंतराल के बिंदुओं पर भी फलन के मानों की गणना करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सीधा बच्चों फलन का मान निकाल लेते हैं सीधा। हमें तो सबसे बड़ा चाहिए ना, तो वो तभी तो पता चलेगा जब हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, सीधा फलन में ये सारे बिंदुओं को फलन में रख देते हैं। मतलब जो क्रांतिक बिंदु भी है और जो अंत्य बिंदु भी है, उनको रख के चेक करते हैं कि फलन के मान क्या है, और उनमें से देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ से हमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर बच्चों इसका है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन बस ये ध्यान रखना इसमें प्रथम अवकलज परीक्षण मत लगाना, जो अंतराल वाले जो भी पूछे जाएंगे तुमसे, न द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाना, ठीक है। इसको डायरेक्ट कर देना, ठीक है। कैसे, जैसे कि अंतराल 1 से 5 में, ठीक है ना, निरपेक्ष उच्चतम ध्यान रखना, निरपेक्ष से भी पता चल जाएगा और अंतराल से भी पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब स्थानीय अगर शब्द आता है तब तो तुम्हें प्रथम अवकलज या द्वितीय अवकलज कुछ भी लगा देना है, ठीक है ना, स्थानीय शब्द अगर आता है तो। लेकिन अगर स्थानीय शब्द नहीं आता है, ठीक है बच्चों, अगर स्थानीय शब्द नहीं आता तो तब तुम ये नहीं लगाओगे। अगर निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम पूछा जाता है। देखो ये फलन दे रखा है, अभी हमें क्रांतिक बिंदु निकालना है, तो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए तो हमें पता ही है, हम इसका अवकलन करते ही हैं। अवकलन जो हम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम प्रथम अवकलज परीक्षण करना चाहते हैं द्वितीय, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम क्रांतिक बिंदु निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप इसका ये कि क्रांतिक बिंदु निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है। इसका अवकलन हमने ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद
इसमें से हम देखेंगे 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फैक्टर कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसके फैक्टर आए ये, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रखा तो एक्स का मान 2 और 3 आ गया, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था क्या स्टेप क्या थे, ये तो क्रांतिक बिंदु आए, लेकिन मैंने बोला था नेक्स्ट स्टेप ये कि क्रांतिक बिंदु के साथ अंतराल के तुम्हें अंत्य बिंदु भी लेने। तो हमें अंतराल के अगर अंत्य बिंदु देखें तो क्या है, एंड पॉइंट 1 और 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 5 भी ले लेंगे। तो इसको तो कौन कौन से बिंदु हमें मिल गए कुल मिला के, मतलब ऐसे संभावित बिंदु जिसपे कि फलन का मान हाईएस्ट या लोएस्ट हो सकता है, वो कौन कौन से मान हो गए, वो हो गए एक तो 1 और 5 जो अंत्य बिंदु, और एक 2 और 3। तो 1 2 3 5 ये 4 बिंदु हो गए। इन पे बच्चों हम क्या करेंगे, ना प्रथम अवकलज परीक्षण लगाएंगे ना द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाएंगे, हम सीधा वैल्यू रख के चेक कर लेंगे सारे के सारे मान। तो F1 मतलब हम क्या करेंगे, जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी सबसे स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में ही फलन दे रखा है ना, तो हम ये जो 4 बिंदु मिले ना वो यहाँ पे रख के देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, F1 पहले x की जगह पे 1 रख के देखा तो 24 आया, फिर 2 भी रखेंगे तो 29 आया, 3 भी रखेंगे 28 आया, और 5 भी रखेंगे तो 56 आया। तो हमने सारे मान रख के चेक करने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमें यहाँ से चेक करना है कि कौन सा सबसे बड़ा आया, कौन सा सबसे छोटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों सबसे छोटा मान 24 था, ये सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा, 56। तो यानी कि स्थानीय अगर निम्नतम का बिंदु कहें तो स्थानीय निम्नतम का बिंदु 1 है, और मान कहें स्थानीय निम्नतम मान वो 24 है, और स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहें तो वो 5 है, और स्थानीय उच्चतम का मान कहें तो वो कितना है, 56 है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट में लिख दिया यहाँ पे, स्थानीय x = 5 पर निरपेक्ष, सॉरी मैंने स्थानीय निकल गया मुँह से, x = 5 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 56 है, और x = 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान 24 है। तो इस तरीके से जब भी स्थानीय ना पूछा जाए, ठीक है ना, निरपेक्ष उच्चतम मान या निरपेक्ष निम्नतम मान पूछा जाए, ठीक है, मतलब टोटल स्थानीय का में तो 2-3 आंसर निकल जाते हैं, यहाँ पे एक ही आंसर निकलेगा, उच्चतम का भी एक निकलेगा, निम्नतम का भी एक निकलेगा, ठीक है। स्थानीय में ज़्यादा निकल जाते हैं, स्थानीय उच्चतम मान 2 भी हो सकते हैं, स्थानीय निम्नतम मान भी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा आंसर इसमें निकल सकते हैं। तो अब इससे जो इसके एक्सरसाइज इसकी जो उदाहरण में जो अभी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज के कुछ इस अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों, और कुछ क्वेश्चन तुम घर से भी करोगे, ठीक है। तो बच्चों देखो ये देख लेते हैं, एक्सरसाइज 6.5 है, ठीक है ना। इसमें हम पहला वाला देखेंगे, प्रश्न नंबर 1। तो इसमें बच्चों क्या निकालना है, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। ये कुछ वैसे क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में कराए थे, तुम्हें याद होंगे, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। और इसमें केवल मान ही निकालना है, तो इसमें तुम्हें कोई अवकलन करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, तो तुम्हें अंदाजा सा लगाना है, तुम इसका खुद इससे आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब हल्का सा अंदाजा लगाओ, ये कुछ इस फॉर्म में है, केवल अंदाजे से तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। और दूसरा खास बात है इसमें बिंदु नहीं निकालने हैं, ठीक है ना, तभी भी थोड़ा दिक्कत आ जाए बिंदु निकालना होता है। बिंदु निकालने के केस में तो तुम्हें इसका अवकलन करना पड़ेगा, उसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तब बिंदु निकलेंगे ना। बिंदु तो पूछा ही नहीं है उन्होंने, केवल स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम मान पूछे, ठीक है ना। तो स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करो, ठीक है ना। तो बताने के स्थानीय निम्नतम उच्चतम मान ज्ञात करना करो, यदि हो तो, यदि ऐसा भी हो सकता है ना हो, जैसा मैंने बताया था ना कि कई बार होते ही नहीं है, ठीक है। यदि हैं तो ज्ञात करो, ये प्रश्न नंबर 1 है। और प्रश्न नंबर 1 का ये पहला पार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको देखें, ठीक है, खुद ही थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, तो ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये पोर्शन है, इससे पता चलेगा हमें। तो देखो अभी हम क्या है, यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें कोई बड़ी संख्या यहाँ पे मिलती जाएगी ना बच्चों। खुद ही सोचो, x का मान लो 2 रखो, 3 रखो, ऐसे कुछ 1000 रख दो, लाख रख दो, करोड़ रख दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, और उसका वर्ग करेंगे तो बढ़ता जाएगा, और वर्ग करके तो धन ही आता था, यहाँ पे धन में कोई संख्या आती जाएगी, और उसमें भी 3 जुड़ता जाएगा धन संख्या, तो ये अनंत तक चली जाएगी ना। इसका मतलब इसका उच्चतम जो मान है, उच्चतम मान हमें कहाँ तक मिलेगा, अनंत तक चला जाएगा। इसको साफ देख के पता चल रहा है कि ये क्या है, इसका उच्चतम मान अनंत तक जा सकता है। इसका मतलब है कि इसका क्या है, उच्चतम
fx का उच्चतम मान संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 2x माइनस 1 का जो वर्ग है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है? इनफाइनाइट तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती है, बहुत बड़ी। ठीक है, अब हम बात करें निम्नतम की। ठीक है, तो उच्चतम तो संभव नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत ऊपर तक चली जाएगी, तो हम कैसे निकालें उसे। लेकिन निम्नतम तो ज्ञात कर सकते हैं। निम्नतम के लिए अगर स्क्वायर है, इसका वर्ग हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्लस में वैल्यू बढ़ती जाएंगी। लेकिन सबसे छोटी वैल्यू तो हमें पता है ना इसकी क्या आ सकती है। ठीक है, तो क्या आ सकती है, हमें पता है कि 2x माइनस 1 का स्क्वायर का निम्नतम मान कितना हो सकता है? निम्नतम मान 0 हो सकता है। ठीक है ना, 0 से नीचे नहीं जा सकता। तो सबसे छोटा से छोटा इसका मान 0 हो सकता है। लेकिन हमें अभी इसके मान से थोड़ी लेना है, हमें तो इस पूरे के मान से लेना है। तो fx का निम्नतम मान कितना हो सकता है? निम्नतम मान कितना हो सकता है? 0 प्लस 3 यानी कि 3 हो सकता है, या 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 3 निम्नतम मान। ठीक है, आया समझ में कैसे? ये इसका निम्नतम मान कितना हो सकता है? 0। तो इस पूरे फलन का निम्नतम मान कितना होगा? 0 प्लस 3 यानी कि 3। इस तरीके से बच्चों से करना था। नेक्स्ट बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन है, 2 तरीके से हो सकता है। एक तो यही है कि तुम अवकलन करो, ठीक है, ये खुद कर लेना, मैं हिंट दे रहा हूँ। एक तो ये है कि सिंपली इसका अवकलन करो, उसे 0 के बराबर रखो, ठीक है, और उससे क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करो, जो भी क्रांतिक बिंदु मिले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे रख के और चेक कर लो कि फलन का मान जो हाईएस्ट कौन सा वाला है। ठीक है, या लोएस्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी बहुत इजीली। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, या तुम इसको अगर इसी वाले तरीके से करना चाहते हो जैसे ये है, ठीक है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, उसके लिए बच्चों तुम इसे पूर्ण वर्ग बना लेना है पहले। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बना लेना, तो वो इस रूप में कुछ आ जाएगा, फिर उसे कर लेना। ठीक है, ये होमवर्क है, खुद करना। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला तुम ध्यान से देखोगे, ऐसा ही है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। ठीक है ना, ये देखो, जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उससे थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे था, उसमें नेगेटिव नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो अभी वाले क्वेश्चन में तो हम बोल रहे थे कि इसका मान मतलब जो वैल्यू इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू जा सकती है, ठीक है ना, वो अनंत तक जा सकती है, और लोएस्ट वैल्यू कितनी थी इसकी? 0 थी इस वाले पोर्शन की। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों, हम यहाँ पे नेगेटिव लग गया। नेगेटिव से क्या होगा, अब जहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो प्लस आएगी ना वैल्यू, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, तो प्लस 1 करोड़। लेकिन उसके बाहर जब माइनस लग गया तो कितना 1 करोड़ हो गया? माइनस 1 करोड़ हो गया ना, या माइनस 1 करोड़ हो गया। ठीक है, तो माइनस 1 करोड़ में से 10 घटाओ, ठीक है ना, तो मतलब माइनस करोड़ों में ही आंसर आ रहा है। ठीक है ना, करोड़ों में ही आंसर आ रहा है, ये लाखों में आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी ये तो मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगी वैल्यू ये। ठीक है ना, करोड़ों से भी ज़्यादा, अरबों से भी ज़्यादा, ठीक है ना, वैल्यू जाएगी, अनंत तक जाएगी, जो हमें पता ही नहीं है। लेकिन उसके आगे जब नेगेटिव लग जाएगा तो बच्चों वो संख्या नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, वो नेगेटिव हो जाएगी संख्या, और यहाँ पे 10 उसमें अगर जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल वो नेगेटिव रहेगी। तो तुम देख रहे हो कि नेगेटिव में बहुत बड़ी संख्या आ गई। इसका मतलब नेगेटिव तो तुम्हें पता है ना, छोटी चीज़ होती है नेगेटिव। हम अनंत में तो पहुँचे, लेकिन हम कौन से वाले अनंत में पहुँचे? ये होता है प्लस अनंत, और ये होता है माइनस अनंत। अभी हम इसको x की वैल्यू पॉजिटिव ले जाते अनंत तक चलेगा। अब बाहर है उसके लगा हुआ माइनस, तो यानी कि माइनस अनंत आ गया ना। इसका मतलब है इसकी माइनस अनंत का मतलब कौन सा मान हुआ? निम्नतम मान हुआ ना। इस बार अगर हम बोलेंगे तो इसका क्या है? इसका निम्नतम मान संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माइनस नेगेटिव तक जा रहा है, तो इसका निम्नतम मान संभव नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखोगे तो ये पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन था इसमें कि बाहर से माइनस लगा तो इसका मतलब नेगेटिव में मान बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा, तो निम्नतम मान आएगा जो इसका, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका उच्चतम मान तो आ सकता है ना। ठीक है, उच्चतम मान कैसा आएगा? सबसे बड़ा मान, ये वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। 0 का मतलब 10। ठीक है, तो इसका उच्चतम मान कितना हो सकता है? इसका उच्चतम मान 0 प्लस 10 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है,
सेम वही वाला प्रोसीजर लगाया कि इस वाले को देखते हैं कि इसका उच्चतम कितना हो सकता है। इसका सबसे बड़ा मान कितना हो सकता है बच्चों, 0 ही तो होगा। और वैल्यू देख लो, मान लो यहाँ पे एक वैल्यू हम लिख लेते हैं कि 1 आएगा, मतलब इसको सॉल्व करके तो -1 हो सकता है, -2, -3, -4, -5 और 0। तो इनमें सबसे छोटा बड़ा कौन है, ठीक है ना। -1, -2, -3, -4, -5, -10 और 0, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 0 है ना। माइनस वाली संख्याएं सारी 0 से क्या होती है, छोटी होती हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 0 ही तो आएगी। तो 0 धन 10 सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 10 आएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इस बार अधिकतम मान, क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या 0 होगी, और पहले पॉजिटिव में था तो सबसे छोटी संख्या 0 थी, इस बार सबसे बड़ी संख्या 0 है, तो इसलिए उच्चतम मान 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसको gx बराबर x³ + 1। तो अगर बच्चों इसको देखो ध्यान से, तुम्हें एकदम से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर से बच्चों वही कि हम यहाँ पे इसका उच्चतम मान क्या होगा, निम्नतम मान क्या होगा। अच्छा देखो, अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया कि यहाँ पे होता था वर्ग, ठीक है ना, वर्ग। तो वर्ग की वजह से हमें पता लगता था कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू अगर जो भी हम रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी, अनंत तक आएगी, पॉजिटिव +1, तो इसका मतलब है इसका मान जो उच्चतम मान है वो अनंत आएगा। ठीक है ना। और दूसरा निम्नतम में हम बोलते थे कि x की वैल्यू 0 हो सकती है बस खाली, ठीक है ना, और तो वो निम्नतम आ जाता है। लेकिन इस बार बच्चों घात 2 नहीं है, इस बार घात कितनी है, 3 है। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब ये है कि अब घात 3 है, इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करके हमेशा धन ही नहीं आएगा, ऋण भी आ सकता है। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे प्लस का 2 रखता हूँ, तो 2 की घात 3 कितना होता है बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 धन आया ना। लेकिन मैं ऋण 2 रख दूँ तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ऋण 8 आ जाएगा ना, ठीक है ना। ऋण 2 रखा तो ऋण आ रहा है, अगर धन संख्या रख रहा हूँ तो धन आ रहा है, ऋण संख्या रख रहा हूँ तो ऋण आ रहा है। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू अगर धन में मैं बहुत ज़्यादा रख दूँ, करोड़ों अरबों में रख दूँ, तो ये वैल्यू अरबों तक चली जाएगी, ठीक है ना, अनंत तक चली जाएगी, प्लस अनंत तक। लेकिन अगर नेगेटिव में रख दूँ, नेगेटिव में मैं बहुत ज़्यादा 1 करोड़ अरब में रख दूँ अनंत तक, तो ये नेगेटिव में भी अनंत तक चली जाएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू नेगेटिव में भी अनंत तक आ रही है, पॉजिटिव में भी अनंत तक आ रही है। इसका मतलब है ये इसका ना उच्चतम मान संभव है, ठीक है ना, ना उच्चतम मान संभव है, ना ही निम्नतम मान संभव है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदल गया, चेंज हो गया, क्वेश्चन नंबर इस बार अब सेकंड है, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं ये भी। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2 है कि इनके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना, अभी भी मान ही पूछें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही हैं बच्चों, इसमें तुम इजीली कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन मैं हिंट दे रहा हूँ, खुद ही कर लेना। ठीक है, कैसे, ये सेम ऐसे ही जैसे अभी कराए थे। देखो ये मॉड में है ना वैल्यू, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना, मॉड का मतलब क्या होता है, धन होता है ना। इसका मतलब धन में तो ये वैल्यू x की वैल्यू तुम 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक जाओ तो धन अनंत आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस में है तो धन अनंत आएगा, धन अनंत, यानी कि धन अनंत में से 1 घटा भी लो तो धन अनंत ही आ रहा है। मतलब इसका उच्चतम मान संभव नहीं है, क्योंकि वो अनंत तक जा रहा है। लेकिन इसका कम से कम मान आ सकता है, कुछ कम से कम मान मॉड में है ना, तो इसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है ना, 0 तो आ ही सकता है। इसका मान x का मान -2 रख दो तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि स्क्वायर वाला होता है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन कराया था स्क्वायर वाला। तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है बच्चों को कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो 0 - 1 तो कितना हो गया, -1। तो इसका अधिकतम मान संभव नहीं है, और इसका जो सबसे कम मान है वो कितना होगा, -1 होगा। और सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कराया था अभी माइनस और कुछ x+2 का स्क्वायर करके कुछ था, जो सेम ऐसे ही है। इस बार क्या ये धन वैल्यू आती है, हमें पता है, अगर हम x की वैल्यू अनंत तक ले जाते जाएंगे तो ये ऋण अनंत हो जाएगा ना, ऋण अनंत +3, इसका मतलब है ऋण अनंत। इस बार ऋण अनंत आ रहा है, ऋण अनंत का मतलब है इसकी कौन सी वैल्यू संभव नहीं है, इस बार न्यूनतम वैल्यू संभव नहीं है। और अधिकतम वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी 3 + 0 3 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी बच्चों अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, तीसरा इसका
प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, x इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। तो बच्चों इसका उच्चतम और निम्नतम मान, तो फिर से ध्यान से देखो साइन, तो तुम्हें बताया गया कि जो साइन होता है, जो साइन फंक्शन होता है, ठीक है ना, साइन x जो फलन है, फलन का उच्चतम मान कितना होता है, उच्चतम मान। तुम्हें साइन जो फलन है उसके बारे में मैंने बताया था, साइन और कॉस की खास बात होती है कि वो हमेशा वेरी करते हैं, उनकी वैल्यूज -1 से और 1 के बीच में, मतलब उनकी सबसे कम वैल्यू -1 हो सकती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू +1 हो सकती है, साइन और कॉस की खास बात होती है। तो बच्चों इसके वजह से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें पता है कि साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो साइन 2x इसका उच्चतम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इस पूरे फलन का उच्चतम मान कितना हो सकता है, 1 धन 5 यानी कि 6। ऐसे ही हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है, निम्नतम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। तो इस पूरे फलन की निम्नतम वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस 5। तो इसकी जितनी अधिकतम वैल्यू होगी उसमें 5 को जोड़ दो तो पूरे की अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। इसकी जितनी न्यूनतम होगी उसमें 5 को जोड़ दो तो निम्नतम आ जाएगी, ठीक है। तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों अगर इसके क्वेश्चन तुम देखोगे तो बाकी के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। फिर से वही रूल लगाओगे, क्या साइन की वैल्यू अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 1 धन 3, 3 और 1 4 हो गया। और न्यूनतम कितनी हो सकती है, -1, तो -1 प्लस 3, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखा है। इसकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू कहाँ पे होती है बच्चों, एंड पॉइंट पे होती है, x+1 की। ये x करके कोई क्वेश्चन एक उदाहरण कराया था, लेकिन तुम देख रहे हो कि एंड पॉइंट्स कैसे हैं, ये बंद, ये खुले अंतराल हैं, ठीक है ना। खुले का मतलब ये हो गया कि ये वाले वैल्यू में नहीं लेनी है, मतलब ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, मतलब ना हम -1 ले सकते हैं ना 1 ले सकते हैं। तो हम कुछ पता ही नहीं लगा पा रहे, हमें 1 से थोड़ी पहले छोटी वैल्यू लिखनी, 0.9999 कुछ, तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ना हम इसको उच्चतम वैल्यू बता सकते हैं ना निम्नतम। तो इसकी ना तो उच्चतम वैल्यू संभव है, ना ही निम्नतम मान इसका संभव है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, तो ये है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, मतलब स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम वाला। तो तुम्हें याद होगा स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम में मैंने तुम्हें कराया था। साथ में सबसे पहले से क्रांतिक बिंदु निकालना है, उसके बाद उसमें प्रथम अवकलज या द्वितीय अवकलज परीक्षण में से कुछ भी लगा देना, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से द्वितीय अवकलज परीक्षण रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से तुम्हें करने हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन। दूसरा ऐसा करूँगा, अभी जो साइन कॉस वाले क्वेश्चन है वो मैं बाद में तुम्हें करा दूंगा, इसमें हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो तो उसको फिलहाल छोड़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा पहला दूसरा, ये पाँचवा छठा, ये सारे तुम क्वेश्चन कर सकते हो, और इसमें भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वैसे ही है, प्रथम अवकलज परीक्षण या द्वितीय अवकलज से होंगे, क्योंकि स्थानीय की बात की गई, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग, मतलब सिद्ध करो कि जो नीचे दिए गए फलन है उनमें किसी का भी उच्चतम तथा निम्नतम मान नहीं है। मतलब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, मतलब साफ साफ हमें पता है, इसका आंसर हमें पता है कि तीनों के तीनों जो फलन दे रखे हैं, ठीक है ना, इसमें उच्चतम, ना तो उच्चतम मान संभव है ना ही निम्नतम मान संभव है, तीनों का ही, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है खाली, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम दो फलन है इनके उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। जैसे सबसे पहला है फलन भी, सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदु निकालने की कोशिश करेंगे। क्रांतिक बिंदु तुम जानते ही हो, क्रांतिक बिंदु वो फलन होते हैं, वो बिंदु होते हैं ना जिन पे फलन का मान या तो उच्चतम हो सकता है या निम्नतम हो सकता है, ठीक है ना। भले ही स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम हो, लेकिन उन्हीं में होगा। जब हम निरपेक्ष भी ज्ञात करते हैं तो वहाँ पे भी हम क्रांतिक बिंदु तो ज्ञात करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो क्रांतिक बिंदु वे बिंदु होते हैं जिन पे फलन का मान स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम हो सकता है, या फिर टोटली उच्चतम या निम्नतम हो सकता है। मतलब उच्चतम निम्नतम अगर होगा तो क्रांतिक बिंदुओं पे ही होगा, नहीं तो फिर उच्चतम और निम्नतम मान होगा ही नहीं। तो हम क्रांतिक बिंदु सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ये फलन है, हमने इसका अवकलन किया। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करता है, तो 0 के बराबर रखते हैं, तो e को e की पावर x को हमने 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो क्या ऐसी x की कोई वैल्यू हो सकती है, देखो e का मान क्या होता है, e का मान तो हम होता है 2 से 3 के बीच में, ये मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, 2 से और 3 के बीच में, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो अब लेकिन कोई भी संख्या है, ठीक है ना, धन संख्या है, उसकी घात तुम्हें चाहिए, ठीक है ना,
कुछ घात तुम्हें लेनी है और आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 0। तो ऐसा संभव है नहीं, कभी भी संभव नहीं। एक्स की ऐसी वैल्यू तुम ले ही नहीं सकते। हमें कुछ, चाहे तुम इसकी नेगेटिव वैल्यू लो चाहे तुम पॉजिटिव वैल्यू लो, हमें इसका हमेशा इसका मान धन में ही आता है, ऋण में भी नहीं आता। ना 0 आता है ना ऋण आता है। तो ध्यान रखना, कोई भी धन संख्या अगर दे रखी है, उसकी तुमने कुछ भी घात ली, कोई भी धन संख्या ली और उसकी तुम कुछ भी घात लेते रहो, उसका आंसर कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब हमें एक्स का ऐसा कोई मान संभव ही नहीं है कि ये चीज़ 0 हो जाए। हम ये चाहते हैं ना कि 0 ई की घात x बराबर 0, एक्स के किन मानों के लिए, हम एक्स के वो मान निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव है ही नहीं। ठीक है, तो एक्स का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, मान संभव नहीं। इसका मतलब हमें क्रांतिक बिंदु नहीं मिल पाया। हम कोशिश तो कर रहे थे, क्रांतिक बिंदु नहीं मिला। जब क्रांतिक बिंदु ही नहीं मिला तो इसका मतलब है फलन का कोई भी उच्चतम तथा निम्नतम मान नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फलन के उच्चतम और निम्नतम मान क्रांतिक बिंदु पे ही आते हैं, वो ही नहीं मिला हमें। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, ऐसे ही अगर अगला फलन देखें तो log x है। log x का अवकलन करो, कितना हो जाएगा 1/x। अब हम क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। सेम बच्चों यहाँ पे वही कंडीशन, तुम यहाँ पे कुछ भी x की वैल्यू रख लो, 0 कभी नहीं आने वाला। ठीक है ना, तुम्हें तो x का मान चाहिए ना, x का मान हम निकाल सकते नहीं। 1/x, x का मान धन की संख्या रख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 0 आ जाएगा? नहीं। ऋण की रख लो, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो, 0 आ जाएगा? नहीं। 0 ही रख लो तो 1/0 तो तुम्हें पता है ना, परिभाषित नहीं होता, अनंत होता है। इसका मतलब है निकल ही नहीं पा रहा, एक्स की कोई वैल्यू निकल ही नहीं पा रही है। ठीक है, कोई वास्तविक मान आ ही नहीं पा रहा एक्स का। तो सेम वही चीज़ कि हमें एक्स का कोई भी मान संभव नहीं है, सेम ये यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों है तीसरा वाला है, इसमें भी सेम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्रांतिक बिंदु प्लस 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने के बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे। इसके फैक्टर होते हैं ना, तो तुम नॉर्मली वैसे करोगे, गुणा करके 3 आए, जोड़ के 2 आए, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हमें ये फॉर्मूला जो एक होता है -b प्लस √b² - 4/2 है, वो लगाना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, वो हम तब लगाते हैं जब फैक्टर नहीं हो पाता। हमने जब लगाया तो हमें ध्यान दोगे यहाँ पे, तो वर्गमूल के अंदर नेगेटिव संख्या आ गई। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या नहीं होती है। वर्गमूल के अंदर अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब हमें वास्तविक संख्या नहीं मिली, लेकिन हमको तो वास्तविक ही चाहिए होती है। ठीक है ना, हम तो जो भी क्वेश्चन करते हैं हमको संख्याएं वास्तविक चाहिए होती है, ना कि काल्पनिक। ठीक है, तो एक्स का वास्तविक मान संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर नेगेटिव आ गया, इसलिए इस बार भी क्रांतिक बिंदु नहीं मिल पाया। तो अतः इसका भी उच्चतम न्यूनतम मान नहीं है, क्योंकि क्रांतिक बिंदु तीनों ही केस में हमको क्रांतिक बिंदु मिल ही नहीं पाया। तो इसलिए तीनों ही केस में हम क्या बोलेंगे कि संभव ही नहीं है उच्चतम न्यूनतम मान, जब क्रांतिक बिंदु ही नहीं मिला तो। इसके बाद बच्चों देखो प्रश्न नंबर 5 है जो, ठीक है ना, ये है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम वाला क्वेश्चन। एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था, मैंने तुम्हें बताया था ना इसमें प्रथम अवकलज परीक्षण लगाते हैं न द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, फिर ये 2 बिंदु भी ले लेते हैं एंड पॉइंट वाले, ये फलन में रख के चेक करते हैं कौन सा सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा। ठीक है, तो उस तरीके से तुम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल मैं तुम्हारे लिए फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, कौन से साइन कॉस वाले। ठीक है ना, उनको भी रहने दो, उनको मैं करा दूंगा। या मुझे लगा कि आसान सा है तो कोई ठीक है, नहीं तो इजी से वाले मुझे लगेंगे तो वो मैं दे दूंगा, नहीं तो साइन कॉस वाले तुम फिलहाल छोड़ दोगे। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 6। अभी मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे जो मैंने अभी तक जो भी चीज़ें कराई उनके बेस पे। ठीक है ना, वैसे तो थ्योरीज की ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मतलब हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ अब नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम सीखेंगे कि उनको कैसे बना के करते हैं, वो हैं तो, लेकिन उनमें भी थोड़ा छोटे छोटे वाले क्वेश्चन हैं, तो वो डायरेक्ट जो उन पर बेस्ड हैं वो वाले तुम अभी करोगे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम फिर धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा चैप्टर ये काफ़ी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो और इसमें देखो बच्चों, मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हें निकालना है कंपनी का। ठीक है ना, और ये फलन दे रखा है, तो ये बस एक लैंग्वेज बना दी, तो छोटा सा क्वेश्चन है लैंग्वेज का, तो इसे कर लेना। इसमें क्या करना है, एक तरीके से तुम्हें उच्चतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए वही क्रांतिक बिंदु वगैरह निकाल के और इसको कर लेना, बहुत ईजीली हो जाएगा। ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकालना और जिस बिंदु पे उच्चतम आएगा वो निकल जाएगा, द्वितीय अवकलज परीक्षण करके तुम कर सकते हो। ठीक है, इसमें उच्चतम और निम्नतम बिंदु निकालना है 7वें क्वेश्चन में। ये तो अंतराल वाला क्वेश्चन हो गया ना, निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम। भले ही निरपेक्ष शब्द लिखा नहीं है, लेकिन तुम समझ जाओ
कि 0 से 3 में, तो तुम्हें क्रांतिक बिंदु निकालना है, एक 0 लेना, एक 3 लेना और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगला वाला साइन का है, इसलिए अभी इसको छोड़ दो। अगला भी साइन कॉस का, इसलिए से छोड़ दो। अगला वाला देखो क्या है, फिर से वही, ये अंतराल दे रखा है, फिर इंटरवल, ये तुम्हें फलन दे रखा है, ये अंतराल दे रखा है, ठीक है। तो एक इस पे निकाल लेना, ठीक है, वही अंत्य बिंदु लेके निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम वाला। पहले यहाँ पे निरपेक्ष नहीं ले रखा है, तुम निरपेक्ष निकालना तुम्हें, ठीक है ना। ऐसे ही उन्होंने पूछा कि फलन तो तुमने यही लेना है, लेकिन अंतराल अगर बदल दिया जाए, तो फिर से वही क्रांतिक बिंदु तो तुम ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, तो बस अब क्या करना, इन बिंदुओं को पहली बारी में इन बिंदुओं को लेना क्रांतिक बिंदु के साथ, अगली बारी में क्रांतिक बिंदु के साथ इन बिंदुओं को लेना और आंसर निकाल लेना। तो इस तरीके से बच्चों से एक्सरसाइज जहाँ तक मैंने अभी बताया वो क्वेश्चन करना है, मैं लिख भी दूंगा कौन कौन से करना है। और मैंने 39 एग्जाम्पल अभी कराया था ना, ये निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम वाला, ये जो वैल्यू रख के, ठीक है। इसमें जो 40वां क्वेश्चन है ना बच्चों, वो भी ऐसा ही, वो मैंने कराया नहीं है, उदाहरण मतलब, तो ये भी तुम खुद करोगे। उदाहरण 40, इसमें निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालना, फलन दे रखा, तो वही पहले f' को 0 के बराबर में क्रांतिक बिंदु मिलेंगे, और फिर जो अंत्य बिंदु है मतलब कौन कौन से, -1 और 1, इन पे भी फलन की वैल्यू रख के चेक करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो उदाहरण 40 भी खुद ही करोगे तुम, ठीक है। तो इतना अभी फिलहाल आज के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट हम इसको आगे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस।